सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कि आपका 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर्स है, सीबीएसई क्लास 12th का। तो आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये सीरीज जो है ना वो रामबाण की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए जो हमारी ये सीरीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर आप अपने 3 डेज दे देंगे तो 3 डेज में मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको जस्ट कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि आज में जो हमारी सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है वहाँ पर आपको फॉर्मूला प्लस थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 12th के जो नंबर्स होते हैं वो आगे चलकर सारी चीज़ों में इंक्लूड किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप मुझे अभी 3 डेज दे देंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मेरे साथ अगर सीरीज में बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको 60+ मार्क्स आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरे साथ 3 डेज इस सीरीज में कम्प्लीटली बने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी सीरीज है। यहाँ से आपको फॉर्मूला प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके 40+ मार्क्स यहाँ से आपके कवर्ड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कल का सेशन, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम फार्मूला प्लस थ्योरी वाली सारी चीज़ें करेंगे। फार्मूला प्लस थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी उसमें एमसीक्यूज रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे, एंड थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो में हमारे क्या रहने वाले हैं। आपसे ऑल रिलेटेड फार्मूले, होल क्लास 12th के आपके पूरे रिलेटेड फार्मूले, अगर आप इन फार्मूलों को एक बार अच्छे से देख लेंगे और आप जब ये वीडियो को देखें तो आप पेन और पेपर्स को साथ लेकर बैठें, क्योंकि आपको चीज़ें बार बार रिकॉल करनी होंगी। तो इसीलिए फार्मूला बेस्ड सारी चीज़ें आप पेपर्स में प्रैक्टिस करते हुए सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला रहने वाला है सबसे फर्स्ट वो आपका कूलम्ब लॉ रहने वाला है। तो कूलम्ब लॉ को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो कूलम्ब लॉ जो होता है वहाँ पर F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये वाला फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पर F इक्वल टू होता है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप अच्छे से याद करेंगे। वहीं पर जो के की वैल्यू है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे के की वैल्यू पूछ लेते हैं। के की वैल्यू जो रहती है आपकी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको इसकी यूनिट्स भी अच्छे से ध्यान रखनी है। के की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपसे यहाँ पर ओटी के फॉर्म में पूछ लेंगे। जो ओटी आपकी 16 मार्क्स है वो आज की वीडियो से यहाँ से सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। इसीलिए सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ को फोकस करके आप देखेंगे और आप साथ में पेन और पेपर लेके जरूर बैठेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से लिख के रिवीजन करते हुए चलेंगे मेरे साथ। तो आपको पता है, ये मैंने आपको बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट होता है आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो के की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी इन्वर्सली जो यूनिट होती है वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपसे डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आप के का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे, ये आपसे ओटी में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। के का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। के का जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो न्यूटन मतलब फोर्स, तो आपको MLT-2 मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर का क्या होता है, आई इक्वल टू आपको पता है क्यू अपॉन टी होता है। चार्ज को बोलते हैं आपको कूलम। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आई टी। आई को क्या बोलते हैं, जो करंट होता है उसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर इंटू टाइम। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको के की डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा। जैसे एम L⁻³ T⁻⁻2, यहाँ से क्या माइनस के बन गया तो -3 एंड A-1। तो यूनिट्स आपको अच्छे से, डायमेंशनल फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए के का। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए के का। नेक्स्ट हम देखते आइए, ये देखिए सबसे पहला हमारे पॉइंट हो गए कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये नीट से ये आपके बोर्ड में बार बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है, जस्ट 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो बताइए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, आपको जस्ट एज इट इज इसको याद रखना है कि F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर होता है, R21 का यूनिट वेक्टर। ये आपको जस्ट एज इट इज याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है। ये मैंने आपको के की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला बता दिया, ये आपको एज इट इज याद रखना है के का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ओटी में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, इसीलिए सारी चीज़ों को अच्छे से आपको देखना है। तो नेक्स्ट आपसे जो वेक्टर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर फॉर्म को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म जो कूलम्स लॉ का होता है वो क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म आपको याद रखना है F12 वेक्टर, जस्ट 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म होता है आपका कूलम्स लॉ का वो होता है आपका F1Q इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, R21 का वेक्टर। ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए, आपसे ओटी के फॉर्म में डायरेक्टली सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता ही है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। आपको मान लीजिए इसमें ये देखिए, आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, फोर्स दे दिया आपको, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की दे रखी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दी तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी तो आपको पता होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। आपको ये पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछ लिया गया तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि परमिटिविटी ऑफ अगर मीडियम पूछ लेंगे तो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर पूछ लिया गया। तो नेक्स्ट देखते आइए, नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड क्वेश्चन, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंबाइन करके ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन ये ध्यान रखनी है, आपको जब वैल्यू चेंज करके अगर आ जाए तो वहाँ पर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम से आपसे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका थीटा है, सेम थीटा दे रखा है, तो आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर कंडीशन क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कोई कंबाइन करके कोई क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पीछे जो फोर्स लगता है वो लगता है आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो कूलम्बिक फोर्स, तो इसके पीछे कौन सा लगेगा आपका टी साइन थीटा लगता है। एंड जब यहाँ पर ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पर टी कॉस थीटा लगता है, नीचे आपको पता ही है एम जी लगता है। इस दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका एम जी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर टी टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। तो इसको जब एंगल को छोटा मान लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा जब मान के करेंगे तो यहाँ पर R/12 यहाँ से आ जाएगा। बस आपको एज इट इज बस यहाँ पर ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको इससे रिलेटेड जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन का यूज कर लेंगे, हमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस इक्वेशन को अच्छे से ध्यान रखना है, हम इसको यूज करेंगे तब आपको बताएंगे कि एक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आप बहुत सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है। फॉर्मूला नंबर आपको 5 को ध्यान रखना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी भी आपको दे दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वहाँ पर आपको दे दी, जैसे किसी भी दो मीडियम की दे दी उन्होंने, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपको केरोसिन दे दिया और सेकंड आपको किसी और दे दिया वाटर दे दिया, तो आपसे पूछा यहाँ पर परमिटिविटी, यहाँ पर आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम की दो की वैल्यू दे दी आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फोर्स होता है अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिक्रीज हो जाती है अगर उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दिया जाए। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है उसके साथ डिवाइड किया गया तो ये हमेशा डिक्रीज हो जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ सारी चीज़ अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रिक्स इसीलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एग्जाम में आप आसानी से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ चार्ज। अगर आपको मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर दे रखा है, सेम चार्जेस अगर दे रखे हैं, आपसे पूछा है बीच में मिडल में आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी है कि कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर r अपॉन n प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगी जो x की जो वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस आएगी फ्रॉम शॉर्ट चार्ज, जो यहाँ पर छोटा चार्ज होगा, लोअर चार्ज होगा, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट का बच्चे ध्यान रखेंगे। वहीं आपको ध्यान रखना है कि जो n होती है यहाँ पर रेशियो होती है चार्ज की, जो n होती है वो रेशियो होती है आपकी चार्ज की। चार्ज का जो रेशियो होगा आपका Q1 अपॉन QT की यहाँ पर रेशियो ली जाती है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो ट्रिक्स से आपसे करा रहा हूँ, जब मैं कल आपको MCQ सीरीज पूरे 100 MCQs की जब सीरीज लाऊंगा तो वहाँ पर इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप आज ही फॉर्मूला और थ्योरी को बिल्कुल ऐसा कर लीजिए कि आपको यहाँ से आपके क्वेश्चंस एक भी गलत ना हो। इस चीज़ को आप श्योर करके जरूर जाइए। आप पेन और पेपर, मैंने आपसे बोला था पेन एंड पेपर लेके आप जरूर बैठिए। जितने भी मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर फॉर्मूले करा रहा हूँ उनको आप एक पेपर पे लिखेंगे और बार बार उनको रिवीजन करेंगे कि जब कल हमारी जब एमसीक्यू सीरीज आएगी तो वहाँ पर यही फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। और आप देखिएगा कि आपके पेपर्स में जस्ट एज इट इज यही आपके एमसीक्यूज उठकर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट्स की ओर चलते हैं। 7 नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से परमानेंटली आता ही आता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज पॉइंट, इससे क्वेश्चन आज आ जाएगा। पॉइंट चार्ज से पूछ लेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज पूछा है इससे पूछ लेंगे, या आपके होते हैं कौन से, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से आपसे पूछ लेंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपसे एक्सियल से पूछ लेते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट से पूछ लेते हैं, या जनरल पॉइंट से। ये पॉइंट से एक क्वेश्चन परमानेंटली है, आना ही आना है आपके नीट्स के पेपर में। कौन सा? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप यहीं से क्लियर करते हुए सारी चीज़ें चलेंगे। फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप एज इट इज याद कर लेंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज पर कितनी होती है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर होती है आपकी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। एज इट इज आप इसको याद कर लेंगे। वहीं पर आपको पोटेंशियल के बारे में देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पोटेंशियल वाला चैप्टर, तो आप सारी चीज़ें लिंक करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला पढ़ा तो आगे सारी चीज़ें भूल गए। तो आपको ध्यान रखने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पर कितने दे रखी है, KQ अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो है फॉर्मूला 8 नंबर, वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रिंग ड्यू टू रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होती है वो R/√2 पर होती है। आपसे यहाँ पर डायग्राम भी पूछ सकते हैं इसका, तो आपको इसको भी याद रखना है। ये देखिए आपसे ये सारी चीज़ें आप समझ गए, तो इसको हटा दी जाए। हाँ, तो आइए देखते हैं। आपसे आपसे वो भी पूछ सकते हैं, डायग्राम भी पूछ सकते हैं इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डायग्राम होता है वो होता है आपका यहाँ से इस टाइप का डायग्राम होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है आपकी R/√2 पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होती है। एंड नेक्स्ट
जो यहाँ पर होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस R/√2 पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होती है, किसकी, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एज इट इज याद करनी ही है, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप दिमाग में रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, ये तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। इनफाइनाइट रॉड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी 2k λ/r। इसको आप एज इट इज याद कर ही लीजिए, अभी जस्ट आपको याद करनी है ये वाली चीज। इससे रिलेटेड बार बार एमसीक्यू जाते हैं आपके सीबीएसई में, तो आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है आपका 2k λ/r, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि λ/2πr/ε0। इसका यूज जब पोटेंशियल में हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आपको दोनों टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड आपको एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 10th फॉर्मूला बेस्ड जो हमारी जो थ्योरी चल रही है उसमें 10th पॉइंट क्या कहता है कि जब जब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आपसे मान लीजिए कोई भी आपको 2-3 फील्ड लाइंस दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे किस में इनवर्ड है किन में आउटवर्ड है, तो आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ये ओटी में डायरेक्टली क्वेश्चंस आने की पूरे पूरे 100% चांस है। और जब आपका पेपर होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस जरूर दिखा दूंगा यहाँ से रिलेटेड। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा 11 पॉइंट। 11 पॉइंट क्या कहता है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका E/A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है यहाँ पर E/A cos थीटा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वहीं पर जो थीटा होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो एंगल होता है वो आपका थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली किसमें ओटी के फॉर्म में पूछ लेंगे और आपको पता नहीं होगा। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाली जो सीरीज को अगर आपने एक बार कर लिया ना, ऑल फार्मूला बेस्ड प्लस थ्योरी बेस्ड जितनी सारी चीज़ें होंगी वो इस सीरीज में आपको पूरी करा दी जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी एमसीक्यू सीरीज रहेगी उसमें आपके 100 to 200 एमसीक्यूज करा के आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हमारे साथ इस सीरीज में लगे रहिए आप। तो देखते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और इनक्लोज बॉडी तो नेट फ्लक्स होता है आपका जीरो। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जितना इनकमिंग फ्लक्स आया, इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। तो इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए कि इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका जीरो। इस पॉइंट को आप अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए इनकमिंग जो फ्लक्स है अगर वो नॉट इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स के हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो जीरो नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिए, मे और मे नॉट भी जीरो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अगर आपकी जो इनकमिंग फ्लक्स है अगर वो आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल नहीं है तो मे और मे नॉट भी जीरो। मे नॉट भी जीरो, जीरो भी हो सकता है, मे हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा 12 पॉइंट, हमारा क्या कह रहा है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ जो कहता है यहाँ पर चार्ज इनक्लोज, इनसाइड में जो चार्ज होता है उसके बाद उससे सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, आपकी बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी इस टाइप की आपकी बॉडी रखी है और मान लीजिए यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा कि यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो आपको पता नहीं चाहिए यहाँ पर जीरो फ्लक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज जो है ना वो इनसाइड में नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि चार्ज अगर इनसाइड में नहीं होगा तो फ्लक्स यहाँ पर जीरो ही होगा। चार्ज मेन होता है यहाँ पर, चार्ज इनसाइड में होना चाहिए। तो आपको तो 3 पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे गॉस लॉ के बाद यहाँ से पूछ लेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे एक सरफेस पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो आपसे पूछ लेंगे कि फ्लक्स कितना होगा। तो पता होना चाहिए ये 3 पॉइंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको एक सरफेस पे मान लीजिए एक क्यूब दे दिया, या आपसे पूछ ले एक सरफेस पे एक कॉर्नर पे आपको चीज़ें रख के दे दी, आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर कॉर्नर से अगर पूछें तो यहाँ पर होता है आपका Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। वहीं अगर आप फेस की बात करें तो यहाँ पर Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है।
भाई मान लीजिए आपके टोटल की अगर बात करें, टोटल फ्लक्स की अगर बात करें, तो आपको पता होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से एमसीक्यू जाना ही, आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जस्ट रुकिए, यहाँ से ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 जो यहाँ से एक आपका न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम पेपर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से एक एमसी न्यूमेरिकल आपका फंसेगा ही फंसेगा, आप कुछ भी देख लीजिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल में फंसेगा, ये आपका पोटेंशियल वाले जो 3 पॉइंट है आपके एक्सियल इक्वेटोरियल से, वहाँ से फंसेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये वाला आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, जो टू ए है आपकी डिस्टेंस होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, एंड यूनिट्स वगैरह के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका अगर एक्सियल पॉइंट्स की अगर बात की जाए कि एक्सियल पॉइंट्स पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से चार्ज पूछा गया है कि एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, P पॉइंट है, वहाँ पर आपसे पूछा गया है